जहां तक नजर जाती थी बस जलती हुई रेत थी। आसमान पर कोई बादल नहीं था, जमीन पर कोई छाया नहीं थी और हवा में सिर्फ गर्द और राख थी। परमाणु युद्ध ने इस दुनिया को इस बुरी तरह तोड़ा था कि जो लोग बचे वह भी ठीक से इंसान नहीं रहे थे। बच्चे बीमार पैदा होते थे, जवान वक्त से पहले बूढ़े हो जाते थे और जिस्मों पर ऐसे जख्म थे जो कभी भरते नहीं थे। खाने के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे थे, पानी के लिए जंगें लड़ी जा रही थीं और रहम नाम की कोई चीज इस दुनिया में बाकी नहीं बची थी। लेकिन इस जहन्नुम में एक जगह थी जो अभी भी जिंदा थी, जहाँ पेड़ थे, साफ पानी था और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा थी। उसे हरी घाटी कहते थे। यहाँ के लोगों ने इस जगह को बाकी दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था। वे जानते थे कि अगर बाहर के लोगों को इस जगह की भनक भी लग गई तो वे यहाँ भी आ जाएंगे और इस आखिरी जन्नत को भी तबाह कर देंगे, जैसे उन्होंने बाकी सब कुछ तबाह किया था। इसीलिए यहाँ के लोग अपनी इस जन्नत की हिफाजत जान की बाजी लगाकर करते थे। इसी घाटी में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था फ्यूरियोसा। वह उस दिन एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रही थी कि अचानक उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ी। उसने नीचे झांक कर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। कुछ रेगिस्तानी लुटेरे घाटी के अंदर घुस आए थे खाने की तलाश में। फ्यूरियोसा ने फौरन अपनी पास खड़ी दोस्त को इशारे से चुप रहने को कहा और खुद बेहद धीरे धीरे उन लुटेरों की तरफ बढ़ने लगी। वह संभल संभल कर उनकी बाइकों के पास पहुंची, चाकू निकाला और एक बाइक की फ्यूल पाइप चुपचाप काट दी। लेकिन जैसे ही वह दूसरी बाइक की तरफ बढ़ी, एक लुटेरे की नजर उस पर पड़ गई। फ्यूरियोसा ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने चाकू उसके पैर में घोंपा, जोर से सीटी बजाई ताकि अपने लोगों को खतरे का अलर्ट दे सके और वहां से दौड़ लगा दी। मगर घाटी की सीमा तक पहुंचने से पहले ही एक बाइकर ने हवा में रस्सी फेंकी और फ्यूरियोसा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। वे लुटेरे उसे उठाकर अपने साथ ले चले। उधर फ्यूरियोसा की मां जवासा ने वह सिटी की आवाज सुनी तो उसका कलेजा कांप उठा। वह एक मां थी और उसे पता था कि उसकी बेटी मुसीबत में है। वह फौरन एक साथी के साथ घोड़े पर सवार हुई और पीछा शुरू कर दिया। रास्ते में उसने एक राइडर को मारकर उसकी बाइक छीन ली। उसकी दोस्त भी साथ आना चाहती थी लेकिन जवासा ने उसे रोका। उसने कहा, नहीं, तुम यहीं रहो, तुम्हारी जरूरत यहाँ है। मैं जल्द ही फ्यूरियोसा को लेकर वापस लौट आऊंगी। दोस्त ने एक बंदूक और कुछ गोलियां उसके हाथ में थमाई और गंभीर आवाज में कहा कि जो भी लोग इस घाटी को देख चुके हैं उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए। घाटी का राज हर कीमत पर बचाना होगा। जवासा ने एक आखिरी बार अपनी घाटी की तरफ देखा और बाइक दौड़ा दी। आगे 3 बाइकर बहुत तेज रफ्तार से भागे जा रहे थे। जवासा ने स्नाइपर राइफल उठाई, निशाना साधा और एक बाइकर के सिर पर गोली मार दी। बाकी 2 घबरा गए। वे समझ गए कि खुले मैदान में स्नाइपर से बचना आसान नहीं होगा। उन्होंने फौरन एक तरकीब सोची। मरे हुए बाइकर की बाइक का अगला पहिया निकाला और उसे अपनी बाइक के पीछे बांध लिया ताकि उस घिसटते पहिए से उड़ने वाली धूल उन्हें जवासा की निगाहों से छुपा सके। इसी दौरान फ्यूरियोसा को होश आया। उसने एक पल में हालात भांप लिए और तुरंत एक काम किया। दांतों से बाइक की फ्यूल पाइप काट दी ताकि यह बाइक ज्यादा दूर न जा सके और जवासा उन तक पहुंच सके। उधर जवासा की तेज नजर एक पावरफुल खड़ी बाइक पर पड़ी जो उसकी बाइक से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी बाइक का पहिया और फ्यूल टैंक निकाला और उस पावरफुल बाइक में लगा दिया। अब वह भी पूरी रफ्तार से उनका पीछा करने लगी। तभी आगे जा रही एक बाइक का फ्यूल खत्म हो गया। दोनों बाइकर समझ गए कि फ्यूरियोसा ने पाइप काट दी है। वे आपस में लड़ने लगे कि तुमने उस पावरफुल बाइक को क्यों नहीं रोका। इसी बहस और लड़ाई में वे गाफिल हो गए। फ्यूरियोसा ने यही मौका देखा था। उसने चाकू से हाथ की रस्सी काटी और वहां से भाग निकली, मगर वे उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। उधर जवासा एक ऊंचाई पर चढ़कर उन पर निशाना साधने लगी, लेकिन वे उसकी स्नाइपर की रेंज से बाहर थे। वह बाइक घुमाकर दूसरी ऊंची जगह पर पहुंची। वहां से उसे सामने एक बड़ी और घनी बस्ती दिखी जहां बेशुमार बाइकर मौजूद थे और दोनों लुटेरे उसी तरफ बढ़ते जा रहे थे। जवासा का दिल डूब गया। वह जानती थी कि अगर वे एक बार उस बस्ती में पहुंच गए तो फ्यूरियोसा को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसने फौरन निशाना साधा, लेकिन फ्यूरियोसा एक बाइकर की पीठ पर बंधी थी, इसलिए सीधा निशाना लगाना खतरनाक था। जवासा ने बाइक के पहिए पर गोली मारी, मगर वह नहीं रुका। फिर उसने दूसरे बाइकर के सिर पर निशाना साधा और वह वहीं ढेर हो गया। अब सिर्फ एक बाइकर बचा था जिसकी पीठ पर फ्यूरियोसा बंधी थी। उस पर निशाना लगाना मतलब फ्यूरियोसा को खतरे में डालना था। जवासा कुछ नहीं कर सकती थी। वह बाइकर फ्यूरियोसा को लेकर बस्ती के अंदर घुस गया। उसने सोचा था कि इस लड़की को अपने लीडर को सौंपकर वह अच्छा खाना और पानी पाएगा, मगर अंदर घुसते ही बस्ती के ताकतवर लोगों ने फ्यूरियोसा को उससे छीन लिया और पूछने लगे कि इसे कहां से लाए हों। उस बाइकर ने बताया कि यह एक ऐसी जगह से आई है जहां खूब हरियाली है, साफ पानी है और खाने की कोई कमी नहीं है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि ऐसी जगह की तलाश तो हर किसी को थी। उस बाइकर ने कहा कि वह यह राज सिर्फ लीडर को बताएगा और वह लोग फ्यूरियोसा को लेकर उस बस्ती के सबसे बड़े आदमी के पास जाने लगे जिसका नाम था डिमेंटस। फ्यूरियोसा समझ गई कि अब उसकी हरी घाटी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इस बाइकर ने डिमेंटस को उस जगह के बारे में बता दिया तो डिमेंटस अपनी पूरी फौज लेकर घाटी पर टूट पड़ेगा और उस जन्नत को भी तबाह कर देगा। फ्यूरियोसा ने एक पल में फैसला किया। उसने मौका देखा और उस बाइकर के गले में लटकी रस्सी को बाइक के टायर में फंसा दिया। बाइक चली तो रस्सी खींची और वह
बाइकर बुरी तरह घायल हो गया। उधर जवासा दूर एक ऊंचाई पर बैठी स्नाइपर से पूरी बस्ती पर नजर रखे हुए थी। वह फ्यूरियोसा को बचाने का सही मौका ढूंढ रही थी। तभी उसे दूर क्षितिज पर एक रेतीला तूफान उठता हुआ दिखाई दिया। इधर उस बाइकर को गंभीर चोट आ चुकी थी, इसलिए बस्ती के लोग फ्यूरियोसा को खुद डिमेंटस के पास ले गए। डिमेंटस के पास एक डॉक्टर था जिसने फ्यूरियोसा की आंखें, मुंह और हाथ बड़े ध्यान से जांचे। वह हैरान रह गया क्योंकि परमाणु हमले के बाद जो भी बच्चे पैदा होते थे उनमें कोई न कोई बीमारी जरूर होती थी या वे किसी न किसी तरह से अपाहिज होते थे, लेकिन फ्यूरियोसा एकदम तंदुरुस्त थी हर तरह से। डिमेंटस ने उससे पूछा, तुम कहां से आई हो? फ्यूरियोसा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब डिमेंटस के आदमी उस घायल बाइकर को घसीट कर लाए जो फ्यूरियोसा को यहाँ लेकर आया था, लेकिन गले पर चोट लगने की वजह से वह बोल नहीं पा रहा था। तब दो आदमियों ने उसे उल्टा लटका दिया और रेत पर उस जगह का नक्शा बनाने को कहा। इसी लम्हे फ्यूरियोसा ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि वह नीचे गिरा और उसकी वहीं मौत हो गई। डिमेंटस समझ गया कि यह लड़की इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएगी, इसीलिए उसने रणनीति बदली। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि इसे ले जाओ, इसका अच्छे से ख्याल रखो, इसे साफ पानी दो और अच्छा खाना दो, कोई भी इसे परेशान नहीं करेगा। फ्यूरियोसा को एक तंबू में ले जाया गया जहां एक लड़की ने उसके हाथ पैर साफ किए। उधर जवासा ने एक मरे हुए राइडर के कपड़े पहन लिए ताकि कोई उसे पहचान न सके और वह उस बस्ती में दाखिल हो सके। रेतीले तूफान का फायदा उठाकर वह कैंप तक पहुंची और डिमेंटस के दो आदमियों को चुपचाप मार दिया। फिर वह फ्यूरियोसा को ढूंढने लगी। तभी उसे एक तंबू में फ्यूरियोसा दिखी। जवासा अंदर घुसी और एक एक करके वहां मौजूद लोगों को खत्म करने लगी, लेकिन जैसे ही वह आखिरी लड़की को मारने वाली थी, उस लड़की ने हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में कहा, मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारी तरह एक बच्चे की माँ हूँ। ये सुनकर जवासा का हाथ रुक गया। उसे तरस आ गया और उसने उस लड़की को छोड़ दिया, लेकिन यह जवासा की सबसे बड़ी गलती थी। जिस लड़की पर उसने तरस खाया था, जैसे ही जवासा फ्यूरियोसा को लेकर वहां से निकली, उस लड़की ने फौरन डिमेंटस के आदमियों को खबर कर दी कि वह लड़की भाग गई है। डिमेंटस के एक आदमी ने जवासा की पीठ पर बंधे एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक पर गोली दाग दी। धमाका हुआ और जवासा के कपड़े आग पकड़ गए, लेकिन जवासा रुकी नहीं। वह जलते हुए कपड़ों के साथ बाइक भगाती रही। काफी दूर निकल जाने के बाद उसने आग बुझाई और जलते हुए कपड़े उतार कर फेंक दिए। अब वह डिमेंटस के इलाके से काफी दूर निकल चुकी थी। तूफान की वजह से बाइक के टायरों के निशान भी मिट चुके थे। जवासा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब कोई उनका पीछा नहीं कर सकेगा, लेकिन तभी उसके कानों में दूर से कई बाइकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। जवासा ने फौरन बाइक आगे बढ़ा दी। दूसरी तरफ डिमेंटस अपनी पूरी फौज और अपने शिकारी कुत्तों के साथ उनका पीछा कर रहा था। वे कुत्ते जवासा की गंध सूंघते हुए उनका रास्ता ढूंढ रहे थे। जवासा समझ गई कि अगर वह सीधे हरी घाटी की तरफ गई तो डिमेंटस उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाएगा और तब उस जन्नत का राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने एक कठिन फैसला किया। उसने फ्यूरियोसा को हरी घाटी का रास्ता दिखाया, उसे बाइक पर बिठाया और घाटी की तरफ रवाना कर दिया और खुद वहीं रुककर डिमेंटस की पूरी फौज का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। एक माँ अकेली हजारों दुश्मनों के सामने। कुछ ही देर में डिमेंटस की फौज वहां पहुंच गई। जवासा ने एक एक करके उनके कई आदमियों को मार गिराया, लेकिन आखिरकार वे उसे घेर लेने में कामयाब हो गए। उन्होंने जवासा को एक पेड़ से बांध दिया और टॉर्चर करते हुए पूछने लगे कि हरी घाटी कहाँ है, लेकिन जवासा के मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला। वह चुप रही, दर्द सहती रही, मगर राज नहीं बताया। इधर थोड़ी दूर आगे निकली फ्यूरियोसा के कानों में अपनी माँ की चीखें पड़ी। वह रुक नहीं सकी। वह वापस मुड़ी और उसी जगह लौट आई जहाँ उसकी माँ को बांध कर रखा गया था। डिमेंटस ने फ्यूरियोसा को पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम हमें बता दो कि तुम कहाँ से आई हो तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा, लेकिन जवासा ने फ्यूरियोसा को आंखों ही आंखों में मना कर दिया, कुछ मत बताना। और तब डिमेंटस के आदमियों ने फ्यूरियोसा की आंखों के सामने ही उसकी माँ को जिंदा जला दिया। फ्यूरियोसा की पूरी दुनिया उस आग में जल गई। वह टूट गई, बिखर गई, लेकिन उसके अंदर उसी पल एक चिंगारी भी जल उठी जो आने वाले वक्त में एक भयानक आग बनने वाली थी। डिमेंटस ने फ्यूरियोसा को बंदी बना लिया। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन यह लड़की हरी घाटी का राज जरूर उगल देगी। फ्यूरियोसा को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी कैद था जो खगोल विज्ञान जानता था। वह सितारों और आसमानी पिंडों को देखकर रास्ता खोजने में माहिर था। उसने फ्यूरियोसा से कहा कि अगर तुमने यह हुनर सीख लिया तो डिमेंटस तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगा। फ्यूरियोसा चुप रही, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे तो फ्यूरियोसा ने अपने हाथ पर सितारों की मदद से एक नक्शा बनाया जो उसे उसकी हरी घाटी तक वापस पहुंचा सकता था। उसे घर लौटना था हर हाल में। अगले दिन डिमेंटस अपनी फौज के साथ खाने और पानी की तलाश में निकला हुआ था कि आसमान में लाल धुएं का एक सिग्नल दिखाई दिया। डिमेंटस उसी दिशा में मुड़ गया। वहां उसे एक वॉर बॉय मिला जो अर्श किले से आया था। उस वॉर बॉय ने कहा कि उस किले में खाने और पानी की कोई कमी नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता दिखाऊंगा। डिमेंटस तैयार हो गया। वह अपनी पूरी फौज के साथ उस वॉर बॉय के पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वे एक ऊंचे पहाड़ पर बने किले के नीचे पहुंचे। किले के ऊपर हरियाली थी और साफ पानी था, लेकिन नीचे जो लोग रहते थे उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर थी। वे जमीन के नीचे गड्ढों में रहते थे और खाने पानी के लिए पूरी तरह किले के मालिक पर निर्भर थे। डिमेंटस किले के नीचे पहुंचा और जोर से चिल्लाया, मुझे इस किले का वह मालिक चाहिए जो तुम सब पर अत्याचार करता है, जो तुम्हें गुलाम बनाकर रखता है। अगर मैं इस किले का मालिक बन गया तो
हर किसी को जितना चाहे उतना खाना और पानी मिलेगा। वह सब लोगों को भड़काना चाहता था ताकि वे उसके साथ मिल जाएं। लेकिन डिमेंटस को एक बात नहीं पता थी, यहाँ के लोग अपने मालिक को भगवान मानते थे, वे उसके लिए जान देने को भी तैयार थे। तभी किले का मालिक सामने आया जिसका नाम था इमोर्टन जो। उसने चेहरे पर एक भयानक मास्क और शरीर पर सफेद कवच पहना हुआ था। उसके कमांडर ने डिमेंटस को चेतावनी दी कि यहाँ से चले जाओ वरना जीवित नहीं बचोगे। लेकिन डिमेंटस ने ललकारते हुए कहा, हम डर कर भागने वालों में से नहीं हैं, हम वह तूफान हैं जो जमीन को चीरकर निकल जाते हैं। तभी इमोर्टन जो ने अपने एक वॉर बॉय को इशारा किया। उस वॉर बॉय ने विस्फोटक हथियार उठाया और सीधा डिमेंटस की फौज के बीच कूद गया। जोरदार धमाका हुआ और डिमेंटस के कई लोग मारे गए। इमोर्टन जो के कमांडर ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे पास ऐसे हजारों वॉर बॉयज हैं जो इमोर्टन जो के एक इशारे पर मरने को तैयार हैं। डिमेंटस की फौज पर वॉर बॉयज टूट पड़े। कुछ वॉर बॉयज ने हुक की मदद से डिमेंटस की बाइकें ऊपर खींचनी शुरू कर दी। इसी दौरान डिमेंटस की नजर उस पिंजरे पर पड़ी जिसमें फ्यूरियोसा बंद थी और वह पिंजरा भी ऊपर खींचता जा रहा था। साथ ही नीचे सुरंगों में रहने वाले भूखे लोग भी फ्यूरियोसा पर टूट पड़े और उसे खींचकर नीचे ले जाने लगा। अंदर का नजारा देखकर रूह कांप जाती थी। वहां इंसानों का सड़ा हुआ मांस लटका हुआ था और मक्खियां भिन-भिना रही थीं। ये लोग इतने भूखे थे कि इंसानों को भी खा जाते थे। वे फ्यूरियोसा के साथ भी यही करने वाले थे। लेकिन ठीक उसी वक्त डिमेंटस वहां पहुंच गया और उसे बचा लिया। इमोर्टन जो के वॉर बॉयज डिमेंटस की फौज पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए डिमेंटस के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह फ्यूरियोसा को लेकर अपनी बची हुई फौज के साथ वहां से निकल गया। लेकिन डिमेंटस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक नई चाल सोची। उसने देखा कि ऑनेल टाउन इमोर्टन जो को डीजल की सप्लाई करता था और इमोर्टन जो उसके बदले उन्हें खाना और पानी देता था। डिमेंटस ने सोचा कि अगर ऑनेल टाउन पर कब्जा कर लिया जाए तो इमोर्टन जो को झुकाया जा सकता है। उसने अपना प्लान बनाया। डिमेंटस के लोगों ने ओनाइल टाउन से डीजल लेकर जा रहे एक टैंकर को घेर लिया और उसमें सवार सभी लोगों को मार डाला। फिर उन्होंने वॉर बॉयज जैसा गेटअप बना लिया ताकि वे ऑनेल टाउन के अंदर घुस सकें। वे उस टैंकर को वापस ऑनेल टाउन की तरफ ले जाने लगे, जबकि डिमेंटस और उसके बाकी लोग उनका पीछा करने लगे ताकि ऐसा लगे जैसे टैंकर पर हमला हो रहा है। ऑनेल टाउन के लीडर को पहले शक हुआ और उसने गेट खोलने से मना कर दिया। तब डिमेंटस ने एक और शैतानी चाल चली। उसने टैंकर पर सवार अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया ताकि ऑनेल टाउन के लीडर को यकीन हो जाए कि सच में हमला हो रहा है। और वैसा ही हुआ। ऑनेल टाउन के लीडर ने जल्दी से गेट खोलने का हुक्म दे दिया। जैसे ही टैंकर अंदर घुसा, टैंकर में छुपे डिमेंटस के लोग बाहर निकले और सभी गार्ड्स को मारकर दरवाजा खोल दिया। डिमेंटस की पूरी फौज अंदर घुस गई और ओनाइल टाउन पर कब्जा कर लिया। ओनाइल टाउन के लीडर को बंदी बनाकर इमोर्टन जो के पास ले जाया गया। डिमेंटस ने इमोर्टन जो के सामने अपनी शर्त रखी। अब से ओनाइल टाउन पर उसका राज होगा, इसीलिए उसे आधा ही डीजल मिलेगा, लेकिन खाने और पानी की सप्लाई बढ़ानी होगी। इमोर्टन जो ने इनकार कर दिया, जिस पर डिमेंटस ने ओनाइल टाउन के उस पुराने लीडर को वहीं मार दिया। तभी इमोर्टन जो की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ी। उसने डिमेंटस से पूछा कि यह लड़की कौन है। डिमेंटस ने कहा कि यह मेरी बेटी है, लेकिन फ्यूरियोसा ने साफ कहा, मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, इसने मेरी माँ को जिंदा जलाकर मार दिया है। इमोर्टन जो ने कुछ सोचा और फिर डिमेंटस से कहा कि तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ और सप्लाई भी बढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे यह लड़की चाहिए। इमोर्टन जो को एक तंदुरुस्त बच्चे की जरूरत थी। परमाणु हमले के बाद उसके जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उन सब में कोई न कोई बीमारी थी, लेकिन फ्यूरियोसा एकदम स्वस्थ थी। इमोर्टन जो को लगा कि अगर फ्यूरियोसा उसके लिए बच्चे पैदा करे तो उसके बच्चे भी तंदुरुस्त होंगे। डिमेंटस ने सौदा मंजूर कर लिया। फ्यूरियोसा को एक गुप्त कमरे में ले जाया गया जहां पहले से कई औरतें कैद थीं जो इमोर्टन जो के लिए बच्चे पैदा करती थीं। एक दिन इमोर्टन जो का बड़ा बेटा रिक्टस फ्यूरियोसा के बालों को गलत तरीके से छूने लगा। फ्यूरियोसा ने फौरन एक तरकीब सोची। उसने अपने बाल काटकर एक विग बना लिया और रात को उसे पहनकर सो गई। उसी रात रिक्टस चुपके से उस कमरे में आया और फ्यूरियोसा को उठाकर ले जाने लगा। जैसे ही उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की और बाल पकड़े तो विग उसके हाथ में रह गई। फ्यूरियोसा वहां से भाग निकली। वह जाकर एक पुल के नीचे छिप गई। रिक्टस पीछा करते हुए वहां पहुंचा, लेकिन तभी उसका भाई भी वहां आ गया। उसने पूछा कि क्या हुआ। रिक्टस ने कहा कि कुछ नहीं, बस मुझे लगा शायद कोई भाग रहा है इसलिए देखने आया था, और वह वहां से चला गया। फ्यूरियोसा उस रात बच गई। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है। इमोर्टन जो की फौज एक विशाल वॉर टैंकर बना रही थी, एक ऐसी मशीन जो भारी हथियारों से लैस थी और किसी भी हमले का सामना कर सकती थी। उस टैंकर को बनाने में फ्यूरियोसा भी मदद कर रही थी, लेकिन एक लड़के का भेष बनाकर। उसका प्लान था कि जैसे ही टैंकर तैयार हो वह उस पर सवार होकर यहाँ से भाग जाएगी और हरी घाटी वापस पहुंचेगी। इसीलिए उसने कुछ दिनों का राशन और एक बाइक टैंकर के नीचे छुपा दी थी। जब टैंकर पूरी तरह तैयार हो गया तो उसमें जैक नाम का एक आदमी खाने की सप्लाई लेकर डीजल लेने ओनाइल टाउन जाने वाला था। फ्यूरियोसा भी उसी टैंकर के नीचे छुप गई। जब टैंकर दुश्मन के इलाके से गुजरा तो कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में टैंकर के साथ चल रहे कई वॉर बॉयज मारे गए। इसी दौरान एक राइडर फ्यूरियोसा पर भी झपट पड़ा, लेकिन फ्यूरियोसा ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया और वह टैंकर के पहियों तले कुचल गया। फ्यूरियोसा भी लड़ाई में कूद पड़ी और जैक की मदद करने लगी। तभी अचानक उसके सिर से कपड़ा हट गया और जैक को पता चल गया कि फ्यूरियोसा एक लड़की है जो भेष बदलकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। दोनों ने मिलकर सभी लुटेरों को मार
गिराया, लेकिन तभी फ्यूरियोसा ने पीछे से जैक पर बंदूक तान दी। उसने जैक को टैंकर रोककर नीचे उतरने को कहा ताकि वह टैंकर लेकर भाग सके, लेकिन जैक बहुत चालाक था। उसने ब्रेक मारी और फ्यूरियोसा नीचे गिर पड़ी। जैक टैंकर लेकर आगे निकल गया। फ्यूरियोसा की सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। वह उस बेरहम रेगिस्तान में अकेली खड़ी थी, टूटी हुई और बेबस। तभी उसने देखा कि जैक वापस आ रहा है। जैक ने फ्यूरियोसा को देखा और कहा, तुम्हारे अंदर काबिलियत है और लड़ने का जज्बा भी है, लेकिन तुम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें रोड जंगों के सारे पैतरे सिखाऊंगा और तुम्हारे मकसद को पूरा करने में भी मदद करूंगा। फ्यूरियोसा ने एक पल सोचा और फिर राजी हो गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। जैक ने फ्यूरियोसा को हर वह हुनर सिखाया जो इस बर्बाद दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरी था। एक दिन जैक ने उसे एक बंदूक तोहफे में दी और कहा कि तुम जहां भी जाना चाहो जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए खाने पानी और गाड़ी का इंतजाम करवा दूंगा। फ्यूरियोसा के दिल में पहली बार किसी इंसान के लिए एक अलग सी जगह बन गई। तभी वे दोनों टैंकर लेकर ऑयल टाउन पहुंचे, जहां डिमेंटस के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें बिना डीजल लिए ही वापस लौटना पड़ा। जब उन्होंने इमोर्टन जो को यह बताया तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने डिमेंटस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उसने जैक और फ्यूरियोसा को हुक्म दिया कि कल सुबह खाली टैंकर लेकर बुलेट बाग जाओ और वहां से जितना भी गोला बारूद मिले सब यहाँ लेकर आओ। उसी शाम फ्यूरियोसा और जैक एक पहाड़ी पर मिले। जैक की नजर फ्यूरियोसा के हाथ पर बने नक्शे पर पड़ी। उसने पूछा कि यह जगह कहाँ है। फ्यूरियोसा ने उसे वह बीज दिखाया जो उसकी माँ ने उसे दिया था और कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ से भागने का यह सबसे अच्छा मौका है। जैक मुस्कुराया और राजी हो गया। अगली सुबह दोनों वॉर टैंकर लेकर बुलेट बाग की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जैक ने टैंकर रुकवाया और एक गाड़ी में खाने पीने का सामान और 2 बाइकें लोड करवाकर फ्यूरियोसा को दे दी। यह उनकी आजादी की तैयारी थी। लेकिन जैसे ही वे बुलेट बाग के अंदर घुसे तो वहां डिमेंटस ने पहले से कब्जा कर रखा था। उसके लोगों ने फौरन हमला कर दिया। फ्यूरियोसा ने तेजी से गाड़ी रिवर्स लेकर बाहर निकाल ली, मगर जैक टैंकर के साथ अंदर फंस गया और उसके सभी साथी मारे गए। फ्यूरियोसा उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन डिमेंटस के लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जैक ने फ्यूरियोसा को इशारा किया कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन फ्यूरियोसा उसे छोड़कर नहीं गई। वह अकेले डिमेंटस और उसके लोगों से भिड़ गई, लड़ती रही, मार खाती रही और आखिरकार जैक को बचाकर किले से बाहर ले आई। दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से भागे। फ्यूरियोसा ने बताया कि उन्हें पूर्व की तरफ 3 दिन का सफर तय करना है, जिसके बाद वे नमक के रेगिस्तान तक पहुंचेंगे और वहां से आगे बाइक पर जाएंगे। तभी उन्होंने देखा कि डिमेंटस उनका पीछा करते हुए बहुत करीब आ गया है। डिमेंटस का एक आदमी आगे बढ़ा और उसने जैक के हाथ पर गोली चला दी। जब फ्यूरियोसा उस आदमी पर हमला करने के लिए झपटी, तभी उसका अपना हाथ 2 गाड़ियों के बीच बुरी तरह फंस गया और कुचल गया। तेज दर्द के बावजूद उसने हार नहीं मानी। वह पूरी ताकत से लड़ती रही, लेकिन तभी डिमेंटस ने अपने विशाल मॉन्स्टर ट्रक से उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई और दोनों उसके आदमियों के हाथों पकड़े गए। डिमेंटस की आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने जैक को एक बाइक के पीछे बांध दिया और अपने शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया। अगले ही पल वे खूंखार कुत्ते जैक पर टूट पड़े और उसे नोच नोच कर मार डाला। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा को मॉन्स्टर ट्रक के पीछे लटका दिया गया। वह पूरी तरह बेबस थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसकी आंखों के सामने जैक दर्द से तड़प तड़प कर मर रहा था। वह न चीख सकती थी न उसे बचा सकती थी, बस बेबसी से उस इंसान को मरते हुए देखती रही जिसने उस पर भरोसा किया था। जैक की मौत ने फ्यूरियोसा को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसके दिल में जल रही बदले की आग अब पहले से भी ज्यादा भड़क चुकी थी। इसी बीच जैक की बाइक को चारों तरफ घसीटा जाने लगा, जिससे चारों ओर धूल का घना गुब्बार उठ गया। फ्यूरियोसा तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने धूल का फायदा उठाया और खुद को आजाद कर लिया। हालांकि इसकी कीमत उसे अपने एक हाथ की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ी। भागने से पहले उसने डिमेंटस के मॉन्स्टर ट्रक को भी इस तरह नुकसान पहुंचाया कि वह तुरंत उसका पीछा न कर सके। अब फ्यूरियोसा अकेली रेगिस्तान में भटक रही थी। उसका एक हाथ जा चुका था, पूरा शरीर जख्मों से भरा था और दिल गहरे दर्द में डूबा हुआ था। चलते चलते आखिरकार वह बेहोश होकर रेत पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक मिट्टी के गड्ढे में पाया। वहां का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। इंसानों के कटे हुए हाथ पैर हर तरफ लटके हुए थे और उन पर कीड़े रेंग रहे थे। वहां रहने वाले लोग उन्हीं कीड़ों को खाकर जिंदा रहते थे। फ्यूरियोसा ने किसी तरह वहां से अपनी जान बचाई और भाग निकली। वह भागती रही, गिरती रही, फिर उठती रही और आखिरकार अर्श किले तक पहुंच गई। उधर इमोर्टन, जो दूरबीन से ऑनायल टाउन की तरफ देख रहा था, वहां उठता धुआं देखकर उसे लगा कि लोगों ने डिमेंटस के खिलाफ बगावत कर दी है और यही ऑनायल टाउन पर दोबारा कब्जा करने का सबसे अच्छा मौका है। उसने तुरंत अपने वॉर बॉयज को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दे दिया। लेकिन तभी फ्यूरियोसा वहां पहुंची। उसने इमोर्टन जो को रोकते हुए कहा, डिमेंटस तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर तुम यह किला छोड़कर गए तो वह इसी पर कब्जा कर लेगा। ऑयल टाउन में कोई आग नहीं लगी, यह उसकी सोची समझी चाल है। और फ्यूरियोसा बिल्कुल सच कह रही थी। उधर डिमेंटस रास्ते पर ऑनायल बिछवा रहा था ताकि उसकी फौज बिना धूल उड़ाए चुपचाप अर्श किले की तरफ बढ़ सके। इमोर्टन जो ने फ्यूरियोसा की बात सुनी और एक चालाक प्लान बनाया। उसने अपने कुछ वॉर बॉयज को ऑनायल टाउन की तरफ भेजा, लेकिन असल में उन वॉर बॉयज ने बाइकों में टायर बांधे और उन्हें घसीटते हुए
हुए चलाने लगे ताकि दूर से देखने पर धूल उड़े और डिमेंटस को लगे कि इमोर्टन जो कि पूरी फौज ऑनेल टाउन की तरफ जा रही है। डिमेंटस दूर से वह धूल देखकर खुश हो गया। उसे यकीन हो गया कि इमोर्टन जो चाल में आ गया है और किला खाली हो गया है। वह फौरन अपनी पूरी फौज लेकर अर्श किले की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही डिमेंटस की फौज किले के पास पहुंची तो इमोर्टन जो कि असली फौज ने उन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। दोनों गुटों के बीच एक भयंकर जंग छिड़ गई। यह जंग कोई 1-2 दिन नहीं चली, ये जंग पूरे 40 दिनों तक चलती रही। दोनों तरफ से बेशुमार योद्धा मारे गए, खून बहता रहा, लाशें गिरती रहीं और रेगिस्तान की जमीन लाल होती रही। उधर फ्यूरियोसा उन 40 दिनों में अपने जख्म भरती रही। हाथ कट जाने के बाद वह अपने घर का रास्ता भटक चुकी थी, लेकिन उसके कानों में आज भी अपनी माँ की दर्द भरी चीखें गूंजती थीं। वह भूल नहीं सकती थी, भूलना चाहती भी नहीं थी, क्योंकि वह दर्द ही उसकी ताकत थी। तभी उसे खबर मिली कि डिमेंटस मैदान छोड़कर भाग रहा है। फ्यूरियोसा के अंदर कुछ जाग उठा। उसने एक लोहे का कृत्रिम हाथ अपने कटे हुए हाथ की जगह लगाया, अपने बाल काट दिए और डिमेंटस का पीछा करने के लिए निकल पड़ी। अब वह सिर्फ जीने के लिए नहीं लड़ रही थी, वह बदला लेने के लिए निकली थी। डिमेंटस अपने कुछ बचे हुए साथियों के साथ भाग रहा था। फ्यूरियोसा ने उन्हें एक एक करके ढूंढना शुरू किया। डिमेंटस ने अपने लोगों को अलग अलग दिशाओं में भागने का हुक्म दिया ताकि फ्यूरियोसा भटक जाए, लेकिन फ्यूरियोसा नहीं भटकी। वह एक एक राइडर को ढूंढती रही और एक एक करके उन सबको खत्म करती रही। उसने स्नाइपर से एक राइडर पर निशाना साधा, लेकिन वह राइडर गलती से दुश्मन के इलाके में जा घुसा और वहां के लोगों ने उसे खुद मार दिया। आखिरकार सिर्फ डिमेंटस बचा था। वह बचने के लिए एक रेतीले तूफान में जाकर छुप गया, लेकिन फ्यूरियोसा उसे वहां भी ढूंढ लेती है। डिमेंटस ने जैसे ही फ्यूरियोसा पर गोली चलाने की कोशिश की तो उसकी बंदूक खाली निकली। वह वहां से भागने लगा, लेकिन फ्यूरियोसा ने कार से उसका पीछा किया। डिमेंटस समझ गया कि अब भागना मुमकिन नहीं। उसने फ्यूरियोसा के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन फ्यूरियोसा उसे इतनी आसान मौत देने वाली नहीं थी। फ्यूरियोसा ने डिमेंटस को कार के पीछे बांध दिया, ठीक उसी तरह जैसे डिमेंटस ने जैक के साथ किया था। उसे घसीटा, तड़पाया और टॉर्चर किया। जब डिमेंटस दर्द से बेहाल होकर जमीन पर पड़ा था तो उसने फ्यूरियोसा से पूछा, तुम कौन हो? ऐसा बर्ताव इंसान सिर्फ बदले की आग में ही कर सकता है। फ्यूरियोसा ने ठंडी आवाज में कहा, मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को तुमने 15 साल पहले जिंदा जलाकर मार डाला था। लेकिन डिमेंटस को कुछ याद नहीं आया। उसके लिए वह बस एक और रात थी, एक और चेहरा था। उसने इतने लोगों को तबाह किया था कि उसे खुद याद नहीं रहता था कि उसने किसके साथ क्या किया। फ्यूरियोसा का खून खौल उठा। उसने उसे और पीटा और जब डिमेंटस पूरी तरह टूट चुका था, जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, तब फ्यूरियोसा की नजर उसके गले में लटके एक छोटे से टेडी बेयर पर पड़ी। उसने वह टेडी उठा लिया और तभी डिमेंटस को याद आया। उसकी आंखों में एक पहचान जागी। उसने कहा, हाँ मुझे याद आया, तुम वही लड़की हो जिसे मैंने इमोर्टन जो को सौंपा था। फिर वह धीमी आवाज में बोला, मुझे तुम जैसे किसी का ही इंतजार था जो मुझे इस नर्क जैसी दुनिया से आजाद करे। फ्यूरियोसा ने उसकी बात सुनी और फिर उसने वह किया जो शायद दुनिया की सबसे दर्दनाक सजा थी। उसने डिमेंटस को एक पेड़ से बांध दिया और धीमी आंच पर जलाना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे डिमेंटस ने उसकी माँ जवासा के साथ किया था। आग धीमी थी, दर्द लंबा था। यही फ्यूरियोसा चाहती थी। अब कहानी कुछ साल आगे जाती है। अर्श किले की गहराइयों में एक अजीब और भयानक नजारा था। वहाँ एक इंसान था जिसकी बॉडी के बीच से एक पेड़ उग रहा था। दर्द से वह आज भी तड़पता रहता था। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि डिमेंटस था। फ्यूरियोसा ने उसे मरने नहीं दिया था, उसे जीते जी सड़ने दिया था। उसने डिमेंटस की बॉडी में वही बीज बोया था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वह बीज जो हरी घाटी की उम्मीद का निशान था, वही बीज अब डिमेंटस के लिए एक अनंत सज्जा बन चुका था। जब उस पेड़ पर पहला फल उगा तो फ्यूरियोसा ने उसे तोड़ा और उसने वह फल उन 5 लड़कियों में बांट दिया जिन्हें इमोर्टन जो ने बच्चे पैदा करने के लिए बंदी बनाकर रखा हुआ था। ये उसकी माँ की विरासत थी, एक उम्मीद, एक जिंदगी, एक नई शुरुआत। कुछ दिन बाद फ्यूरियोसा ने उन 5 लड़कियों को वॉर टैंकर में छुपाया और उन्हें लेकर उस किले से निकल पड़ी, एक नई दुनिया की तलाश में। एक ऐसी दुनिया जहाँ हरियाली हो, साफ पानी हो और इंसान इंसान का दुश्मन न हो। और इसी के साथ फ्यूरियोसा की यह कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो रॉकी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला देता है। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो।